शिंदे पवार जिनके अंदर आपस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शिंदे ये जानते हैं कि हमको काटने के लिए पवार को जो है घुसाया गया है सरकार में, और अभी एक विकल्प पैदा हो गया कि हम नहीं शामिल होंगे तो पवार उनके साथ शामिल होकर के सरकार बना लेंगे। कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे पर बड़ा दबाव पड़ रहा है कि महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाओ। कोई कह रहा है कि कांग्रेस में जो है वो क्या कहते हैं, नाना पटोले पर आरोप लग रहा है कि साहब ये भाजपा के स्लीपर सेल है। भाजपा के कार्यक्रमों के आधार पर मिली, इतना लोकप्रिय है भाजपा। तो भैया लोकसभा चुनाव में लोकप्रियता कहाँ चली गई थी? शिंदे के लोग कह रहे हैं कि इतना हुआ इसलिए कि जो है हमारे जो है क्रियाकलापों की वजह से जो है सरकार के जो है वो गुड गवर्नेंस के कारण हुआ। तो भैया लोकसभा में कहाँ चला गया था? 10-12 सीटों का बस इनको जरूरत है। वो जरूरत इनकी कहीं से भी पूरी हो सकती है। जैसे शिंदे ना रहे तो अजीत पवार से पूरी हो सकती है, अजीत पवार शिंदे दोनों ना रहे तो उद्धव ठाकरे से पूरी हो सकती है, अजीत पवार शिंदे उद्धव ठाकरे न रहे तो शरद पवार से भी पूरी हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव विशेष, कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम? 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद और बीजेपी और एनडीए लेड गवर्नमेंट की शानदार जीत के बाद भी सीएम आखिर क्यों नहीं तय हो पा रहा है? शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत अजीत गुट तीनों मिलकर, ये 3 बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र सत्ता पक्ष की ओर से रहने वाले। इन तीनों में खींचतान चल रही है। आखिर इस मामले में शाह और मोदी सरकार की क्यों नहीं ढंग से चल पा रही है? आखिर वजह क्या है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं। महाराष्ट्र की रणनीति को, राजनीति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजहें हैं जिससे महाराष्ट्र में सरकार बनने में देर हो रही है। हमारे साथ जेपी सर वरिष्ठ संपादक रहे हैं, कानून के भी अच्छे जानकार हैं। तो हम राजनीतिक दृष्टि से ये देखना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद भी क्यों उठापटक चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सर। सर क्या वजह है? देखिए, वजह अंतःपुर की लड़ाई। अब आप पूछेंगे अंतःपुर क्या है, तो अंतःपुर जो है संघ परिवार। पिछले 1.5-2 साल 3 साल से, क्या सन 22 से ही नैरेटिव चल रहा है कि बीजेपी में संघ परिवार की चलेगी या बीजेपी में सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चलेगी। अब देखने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो जिस्म मगर एक जान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो लोग भी प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या जिनका उनसे व्यक्तिगत रूप से मतलब अपने सरकारी कार्य के लिए ही नहीं, अपने सरकारी कार्य के लिए ही साबका पड़ा है, मतलब जो मैं आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने उनका आचरण देखा, तो उनका कहना है कि वो अपने साये पर भी विश्वास नहीं रखते। और ये कहने की बात है कि वो अमित शाह जो है उनके बिल्कुल लेफ्टिनेंट हैं। अमित शाह अगर लेफ्टिनेंट ना हो तो प्रधानमंत्री जी उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर करते हैं। उनको वो स्वांग रचने की मजबूरी है आपको। हाँ, और दूसरा, वो प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये कहिए कि प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल वो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी प्रधानमंत्री जी पर कुछ पड़े तो वो उनके लिए खड़े नहीं होंगे, उनको डंप कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो कोई उसका न अपना सगा है न कोई दूसरा है। दूसरी बात, इधर पिछले 10-12 साल में भाजपा में एक नई संस्कृति उत्पन्न हुई कि अगर वहां जो जिनको आप समझते हैं कि ऊपर टॉप में हैं, जिसमें आप पार्टी अध्यक्ष को भी शामिल कर सकते हैं,
वहां लॉयल्टी प्रदर्शन करने का तरीका चमचई की पराकाष्ठा पर है। कैसे? आपसे अगर दिन भर में मैं 5 बार मिलूं तो 5 बार आप जो है मेरे चरण स्पर्श कीजिए, साष्टांग। साष्टांग। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो दिन भर के लिए हो गया, और अभी तो मिले थे, अभी तो मिले थे, ऐसा नहीं। जय बार मिले नए सिरे से लॉयल्टी प्रदर्शित कीजिए। तो जो लोग पुराने आपके 40 साल 50 साल 35 साल इनसे सीनियर है पार्टी में हो, वो अगर भाई उनकी कोई लालसा होगी तो साष्टांग करेंगे, नहीं तो घर पे चुपचाप निराश होकर के बैठ जाएंगे। जैसा कि बहुत लोग उत्तर प्रदेश में, तो मैं बहुत लोगों को प्रयागराज में जानता हूं जो इनसे बहुत ही वरिष्ठ वरिष्ठ हैं और वो चुपचाप सन्नाटा खींच के बैठे हुए हैं, लेकिन वो भाजपा को या संघ परिवार को हारते हुए नहीं देखना चाहते। ये उनकी मजबूरी है, इतना ज्यादा उनका जो है वो क्या कहते हैं जनकपुर के प्रति लॉयल्टी है। तो जो जनकपुर की लॉयल्टी है उसके कारण वो सक्रिय हैं, इनके कारण नहीं। कि उनको लगता है कि उनके सामने दूसरे विपरीत विचारधारा के, जिनको जिंदगी भर ये लोग गाली देते आए, वो लोग इनको गाली देते आए, वो कैसे सत्ता में आ जाएंगे उस मजबूरी में। वरना अगर व्यक्तिगत रूप से जो है आप बात कीजिए या उनके बहुत ही आप नजदीक हुए हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना जो है रीत नीत कार्य प्रणाली से कितना क्षुब्ध है। लेकिन वो करें क्या? या तो घर में बैठे या इनके लिए प्रचार करें। अब महाराष्ट्र में पिछली बार जो है वो सरकार इनकी नहीं बन रही थी, शिंदे को ये तोड़ के लाए तो शिंदे को इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। लेकिन शिंदे को निष्क्रिय करने के लिए या उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को कम करने के लिए ये जो है अजीत पवार को भी तोड़ लाए। अजीत पवार के आने से अभी इनके सामने महाराष्ट्र में विकल्प है, क्योंकि 10-12 सीटों का बस इनको जरूरत है। वो जरूरत इनकी कहीं से भी पूरी हो सकती है। जैसे शिंदे ना रहे तो अजीत पवार से पूरी हो सकती है, अजीत पवार शिंदे दोनों ना रहे तो उद्धव ठाकरे से पूरी हो सकती है, अजीत पवार शिंदे उद्धव ठाकरे ना रहे तो शरद पवार से भी पूरी हो सकती है। शरद पवार के पास भी 10 मेंबर है, पर 10 इनको मिल जाए, 134 से 144 हो जाएंगे, वो हो जाए 288 में 144। एक आध है तो इंडिपेंडेंट होंगे, वो आ जाएंगे। तो अब देखिए, आप सीन समझिए, हर आदमी वहां एक दूसरे को काट रहा है और आपका सोशल मीडिया पर फील्ड डे चल रहा है। कुछ लोग हैं जो गोदी हैं, वो गोदी की तरफ बात कर रहे हैं, वो मोदी जी और शाह के प्रशंसा में भूरी भूरी सराहना कर रहे हैं, और वो लगातार इस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लाडली बहन योजना ने वहां काम किया, जबकि मेरा मानना है कि कांग्रेस ने कहा कि 1,500 देना, 3,000 देंगे। तो अब लाडली बहन मतलब लगातार जो है ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही कि 148 सीट में 134 सीट भाजपा को भाजपा के कार्यक्रमों के आधार पर मिली, इतना लोकप्रिय है भाजपा। तो भैया लोकसभा चुनाव में लोकप्रियता कहाँ चली गई थी? शिंदे के लोग कह रहे हैं कि इतना हुआ इसलिए कि जो है हमारे जो है क्रियाकलापों की वजह से जो है सरकार के जो है वो गुड गवर्नेंस के कारण हुआ। तो भैया लोकसभा में कहाँ चला गया था? अजीत पवार तो अभी कुछ कहने की स्थिति में ही विशेष नहीं है, क्योंकि तो बीच में जो है वो आए इधर मिले। अब उस बारामती में जहां शरद पवार ने अपने एक और भतीजे को चुनाव में उतारा था अजीत पवार के खिलाफ, वहां अजीत पवार जीत गए, यही लोग जीत गए। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तमाम विसंगतियां हैं। वहां का लोकमत अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है कि 95 सीटों पर जो है घपला हुआ है। फिर ये हुआ कि कहीं वोट बहुत कम गिने गए हैं, कहीं वोट ज्यादा गिने गए हैं, कहीं वोट कम पड़े हैं ज्यादा निकले हैं, कहीं ज्यादा वोट पड़े हैं कम निकले हैं। ये सब बातें हवा में है, और इतना ज्यादा जो है कांग्रेस ने इसका इशू बना दिया है कि चुनाव आयोग को अंततः कांग्रेस को बुलाना पड़ गया है बात करने के लिए।
लेकिन जो गोदी मीडिया का नैरेटिव यही चल रहा है कि ये सब बड़ी अपनी योग्यता, कर्मठता और गुड गवर्नेंस के कारण जीते हैं, ये नैरेटिव चला। और एक इनके विरोध में है जो लगातार गाना गा रहे थे कि जो है वो क्या कहते हैं, इस बार सफाया हो जाएगा, इस बार बीजेपी माने 50 से भी नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब वो अपना जो है गाल बजा रहे हैं। उनकी हेडिंग आप पढ़ लेंगे तो लगेगा कि वहां जो है वो आपके क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या उद्धव ठाकरे की सरकार बनने जा रही है। 46 सीट पाए हैं वो उद्धव ठाकरे वो मिल करके, और उधर 146 के आसपास है, से ऊपर है मतलब। तो और चाहिए आपको 144 से ऊपर, 145 चाहिए, तब तो आप 288 में बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। तो 46 सीट में जो है वो क्या कहते हैं, सरकार बन रही है। तो कोई कह रहा है कि जो है इनके साथ वो पवार और शिंदे शामिल हो जाएंगे, तो ये 46 है वो 100 हो जाएंगे, तो 100 146 हो जाएंगे। मतलब फील्ड डे है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे पर बड़ा दबाव पड़ रहा है कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाओ। कोई कह रहा है कि कांग्रेस में जो है वो क्या कहते हैं, नाना पटोले पर आरोप लग रहा है कि साहब ये भाजपा के स्लीपर सेल है। मतलब एकदम फील्ड डे चल रहा है। लेकिन आप बताइए, पंडाल सज गया है, शादी की डेट निर्धारित हो गई है, जयमाल का जो है वो मंच जो है सज कर चला गया, और दुल्हन जो है जयमाल लेके खड़ी है कि जैसे दूल्हा है उसके गले में वो पहना दे। लेकिन यही तय नहीं है कि दूल्हा कौन है, कहाँ विवाह हो रहा है। भाई सोलापुर में विवाह हो रहा है कि जो है गाजीपुर में विवाह हो रहा है कि चेन्नई में विवाह हो रहा है, यही नहीं तय। किससे हो रहा है यही नहीं तय है। तो पता चला कि दूल्हा तैयार, जयमाल तैयार, बारातियों की लिस्ट तैयार, गेस्ट तैयार कि इतने लोग आएंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन दूल्हा का अभी तक पता नहीं। और उसमें भी तरह तरह के नाम उछाले जा रहे हैं। एक क्वार्टर उछाल रहा है कि किसी मराठा को मोदी बनाना चाहते हैं, दूसरा क्वार्टर उछाल रहा है कि आरएसएस जो है फडणवीस के नाम पर लड़ा हुआ है, और इस बात पड़ा हुआ है कि अगर फडणवीस को आप नहीं बनाएंगे तो फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके पहले अभी 3-4 महीने से नैरेटिव चल रहा है कि संजय जोशी को आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। फिर वसुंधरा राजे का भी नाम उठा। मतलब एकदम फील्ड डे है, जिसको चाहे जो मतलब वो उड़ाया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है वहां अनिश्चितता की चल रही है। अब शिंदे साहब के साथ मीटिंग होने वाली थी, उनकी तबीयत, वो अचानक अपने गांव चले गए, पता चला वहां तबीयत खराब, वहां डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं। फिर जो है एक नैरेटिव चला कि साहब शिंदे साहब ने उनको अनुमति दे दी है कि आप जिसको चाहे उसको मतलब मुख्यमंत्री बना दें, हम देश में नहीं है। शिंदे साहब के लोग कह रहे हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर क्या, तो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं सतारा में, उनके गांव में शिंदे साहब की तबीयत बहुत खराब है। फिर हो रहा कि शिंदे साहब जो है चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो है मुख्य वो हमको बनाया जाए। और वो आपका क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय जैसे हमको जो है भारी भरकम मंत्रालय हमको दिए जाए, इस पे जिद फंसी हुई है। अब मतलब अच्छा, फिर उधर है कि फडणवीस नहीं बनेंगे। एक कोई जो है आपके मराठा सांसद का नाम आ रहा है, आपके क्या कहते हैं, और 2 लोगों का नाम वहां के आपके जिनके बारे में था, तावड़े साहब की पैसा बांटे, उनका भी नाम आ रहा है। वहां के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनका भी नाम चल रहा है, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो जब तक वो पर्ची सामने ना आए तब तक आप जो है जिसका जो मन करे इस समय वो चल रहा है, लेकिन सब तैयार है। अब है क्या, अगर जो है कांग्रेस और माने महाविकास अघाड़ी के पास इतनी सीटें होती कि एक स्प्लिंटर ग्रुप इसमें से टूटता, उनकी सरकार बन जाती, तो अब तक महाराष्ट्र में सरकार बन गई, क्योंकि तब भाजपा को लगता कि कोई स्प्लिंटर जा सकता है। लेकिन अभी तो ये केवल 46 है, इनको 100 कम से कम चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो 100 इकट्ठा करने के लिए अगर दोनों ग्रुप इकट्ठा हो तो 100 हो सकता है। बिल्कुल। शिंदे पवार जिनके अंदर आपस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शिंदे ये जानते हैं कि हमको काटने के लिए पवार को जो है घुसाया गया है सरकार में, और अभी एक विकल्प पैदा हो गया कि हम नहीं शामिल होंगे तो पवार उनके साथ शामिल होकर के सरकार बना लेंगे। तो
अभी यह है कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? केंद्र में हमारी सरकार, गवर्नर हमारा है, जब तक होगा तब तक हम सब तोड़ ताड़ के सब बराबर कर लेंगे। तो इस वजह से अब सरकार बनाने में नौटंकी चल रही। आज तक आप पढ़ेंगे कि फडणवीस होने जा रहे हैं, फिर आप पढ़ेंगे कि जो है वो मराठा कोई होगा, फिर आप पढ़ेंगे कि तावड़े होंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि शिंदे ने विड्रा कर लिया, फिर आप पढ़ेंगे कि नहीं अभी भी शिंदे किसी न किसी रूप में रेस में है। और इसमें एक और भी बात है कि मोदी ग्रुप ने शिंदे को भड़का दिया है कि तुम असर्ट करो ताकि आरएसएस अपना मुख्यमंत्री वहां न लाद पाए, ताकि एक कंप्रोमाइजिंग व्यवस्था के रूप में हम अपना मुख्यमंत्री दें। अब दूसरी बात, एक बार फडणवीस मुख्यमंत्री रहे तो शिंदे और पवार के जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भाजपा में जूनियर मोस्ट अगर आप चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो फिर शिंदे उसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे रहेंगे, मुख्यमंत्री रहे? फिर उनको अपने यहाँ किसी को नामित करना पड़ेगा, तो वो तो सत्ता से बाहर हो गए ना। मान लिया अपने लड़के को ही नामित करे तो बाप तो बाहर हो गए ना। लड़का आपका भले हो तो लड़का हुआ ना, आप तो नहीं हुए ना। यहाँ तो बाप बेटा एक दूसरे का गला जो है सत्ता के लिए काटने के लिए तत्पर हैं यहाँ पर, मियाँ बीवी तत्पर। तो ये स्थितियां जो है वहां पर आपका क्या कहते हैं, इसलिए अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, कैसे तय होगा। और फिर ये कहानी काफी चल रही, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है कि आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है। अब हटे तो तब हटे, तो संजय जोशी बनेंगे तब हटे। अब है कि फिर एका हो गया हरियाणा चुनाव के बाद। अब था कि महाराष्ट्र में आरएसएस निकलेगी नहीं, फिर आरएसएस घर घर जाके और आरएसएस कह रही कि हमारी वजह से जो है इतनी सीटें मिली हैं। और जबकि पूरी दुनिया हकीकत जान रही है कि ईवीएम की वजह से मिली है। ईवीएम को अंतिम समय में स्ट्रांग रूम में मैनेज किया गया है, इसलिए वो जो है आपका ईवीएम 90%, 99%, 95% चार्ज। वरना मैं तो कह रहा हूं कि जैसे आप 17 सी देते हैं ना, कितना वोट पड़ा, तो वैसे आप एक प्रमाण पत्र ये भी दीजिए कि जब मतदान खत्म हुआ तो ईवीएम सील करते समय ईवीएम की बैटरी इतने परसेंट थी, ताकि उससे अगर ज्यादा बढ़े बैटरी तो भैया कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी बंदरबाट लगी रहेगी, चलती रहेगी, देखना लाजमी होगा कि आखिर कौन गुट किस पर भारी पड़ता है। और ये भी लाजमी होगा देखना कि आने वाले समय में एक गुट दूसरे गुट पर कितने हमलावर हो रहे हैं और सरकार कितनी स्थिर बनी रह रही है। एक दूसरे की लड़ाई में सरकार जाती भी रहती है। बड़ा ग्रुप होने से ही बहुत कुछ नहीं होता है, चीजों को संभालना भी आना चाहिए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।